एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर है, एमएलसी चुनाव के फौरन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 28 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार मुमकिन है और 10 में से 3 एमएलसीज को 10 एमएलसीज जो बीजेपी के कोटे से बनने वाले हैं, जिनका चुनाव लगभग तय है, उनमें से 3 सदस्यों को कैबिनेट में मौका मिल सकता है। पूर्व आईएएस एके शर्मा का मंत्रिमंडल में जाना तय है और 5 से 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। बढ़ती उम्र और नॉन परफॉर्मेंस, ये 2 आधार होंगे इनकी छुट्टी के। बीजेपी अपना विधान परिषद सभापति बनाने की तैयारी में भी है। अभी फिलहाल योगी कैबिनेट में कुल 54 मंत्री हैं। 23 कैबिनेट हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार हैं और 22 राज्य मंत्री हैं। इनमें से 5 से 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, उनकी उम्र की वजह से, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। यानी जिन्हें यह पाया गया है जिनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, उनकी छुट्टी हो सकती है। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देने के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अनुभव, सुबह की आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों को देने जा रहे हैं। क्या आधार होगा 5 से 6 मंत्रियों की छटनी का? वो कौन से लोग हो सकते हैं और वो कौन से 3 चेहरे हो सकते हैं जिनकी मंत्रिमंडल में एंट्री होनी है? देखिए राजन, जब हमने सबसे पहले ये बात अपने दर्शकों को बताई, खबर दिखाई कि एके शर्मा जो रिटायर्ड आईएएस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हमारी खबर पर मुहर लगी। फिर जब बीजेपी की लिस्ट आई तो हमने जो 8 नाम बताए थे, 10 में से वही 8 नाम उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और अब हमारे जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, अगर चुनाव होता है, अगर ये विधान परिषद के चुनाव होते हैं, यानी 12 सीटों पर अगर 13 कैंडिडेट आते हैं तब चुनाव होगा, तो 28 जनवरी के बाद कैबिनेट रीशफल होगा। और अगर चुनाव नहीं होते, यानी 12 सीटों पर 12 ही उम्मीदवार रह जाते हैं और निर्वाचन होता है, तब ये कैबिनेट रीशफल 26 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। तो एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार कभी भी इस एमएलसी चुनाव के बाद हो सकता है। और अभी कुल 54 मंत्री हैं योगी कैबिनेट में और 60 मंत्री अधिकतम ये रख सकते हैं, यानी 6 मंत्री जो है वो नए जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, इतना स्पेस है। और तकरीबन 5 से 6 लोगों को हटाया जाना तय है, यानी कुल 11-12 जो नए मंत्री हैं वो हमें इस कैबिनेट विस्तार में देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एके शर्मा का मंत्रिमंडल में जाना बिल्कुल तय है और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलना भी बिल्कुल तय है। इसके अलावा ये जो 10 कैंडिडेट हैं एमएलसी चुनाव के बीजेपी के, इनमें से 3 लोगों को कहा जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। 2 लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया जा सकता है, 1 व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और इन्हीं 10 कैंडिडेट में से 1 व्यक्ति को विधान परिषद का सभापति बनाने की भी बीजेपी की तैयारी है। हालांकि वो बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में। और अब ये बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये फिलहाल सभी को इसका इंतजार है, क्योंकि देखिए अब 2022 में इलेक्शन होने और इसको हम चुनावी साल कह सकते हैं। तो ऐसे में ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है योगी कैबिनेट का और सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। बिल्कुल 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 अनुभव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबकी निगाहें इस पर लगी हुई है। ये जो लोग मंत्री बनेंगे, इनके पास परफॉर्म करने के लिए 1 वर्ष ही होगा, लगभग 1 वर्ष होगा, उसके बाद इन्हें चुनाव में जाना पड़ेगा। इसलिए जाहिर सी बात है इन पर अपेक्षाओं का दबाव भी बहुत होगा। और आप कह रहे हैं कि इन्हीं 10 एमएलसीज में से 1 को विधान परिषद का सभापति भी बनाने की तैयारी है बीजेपी की। तो इसका मतलब यह है अनुभव कि ये 10 जो एमएलसी चुने जाने हैं बीजेपी की ओर से, इनमें ज्यादातर के पास बड़ी जिम्मेदारियां आनी हैं और इनके ऊपर अपेक्षाओं का बोझ रहेगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी अनुभव। आपने कहा 11 से 12 नए मंत्री हो सकते हैं अगले कैबिनेट विस्तार में और वो एमएलसी चुनाव के बाद कभी भी हो सकता है। अगर 13 लोग नामांकन करते हैं तो चुनाव होगा, अगर 12 ही करते हैं सभी दल मिलाकर तो चुनाव नहीं होगा, उन 12 का चुना जाना तय। और आपको बताएं कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम योगी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। संख्या बल के हिसाब से 10 सीटों पर भाजपा की जीत तय है, लेकिन अब भाजपा की नजर 11वीं सीट पर है।
सपा ऑलरेडी अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। अब अगर बसपा ने भाजपा की मदद की तो सपा की 1 सीट खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि अभी तक भाजपा ने अपने 11वें उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज वो अपने पत्ते खोल सकती है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, ये 11वां नाम बीजेपी की ओर से कौन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है कि 2 चीजें आसानी से दिखे, वो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती। और कल हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी इसे लेकर सवाल पूछा था। हमने ये पूछा था कि 10 तो आप आसानी से जीत रहे थे और 11वीं सीट पर भी कहा जा रहा था कि आप कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन आपने कैंडिडेट नहीं उतारा। और क्या बिना नंबर होते हुए भी समाजवादी पार्टी अपने दूसरे उम्मीदवार को जिता लेगी? बीजेपी ऐसा होने देगी? उन्होंने कुछ साफ तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि अभी आप ये बात मत कहिए, क्योंकि अभी नामांकन का दिन आज बाकी है। यानी बीजेपी की कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी है कि एक 11वां उम्मीदवार आए, भले ही वो समर्थित कैंडिडेट हो। बीजेपी खुद किसी अपने उम्मीदवार को ना उतारे, लेकिन कोई एक समर्थित कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसे बीजेपी सपोर्ट करेगी, दूसरी पार्टी का हो सकता है। और इन चुनाव में हम कहें तो कहीं ना कहीं फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब 12 सीटों पर 13 उम्मीदवार होंगे तब जरूरत पड़ेगी नंबर्स की। और ये चुनावी वर्ष है राजेंद्र जी, ऐसे में बहुत सारे विधायक जो है वो पाला बदलने की तैयारी में है, बहुत सारे लोग बीजेपी के संपर्क में हैं। तो बीजेपी भी ये देखेगी कि इन चुनाव से पहले किसकी निष्ठा उसके साथ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक 11वां कैंडिडेट भी आज आ सकता है जो बीजेपी की ओर से समर्थित हो सकता है। बिल्कुल अनुभव, तो आज के दिन की सबसे दिलचस्प राजनीतिक घटना यह होने वाली है कि बीजेपी किस 11वें उम्मीदवार को फील्ड करे चुनाव में। ठीक है अनुभव, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने खिलाड़ी वेलफेयर ट्रस्ट का गठन कर दिया है। सीनियर, जूनियर, सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ी, इन सबको फेलोशिप मिलेगी। हर साल 4 लाख की फेलोशिप दी जाएगी। ट्रस्ट के जरिए राज्य के खिलाड़ियों को यह फेलोशिप दी जाएगी। बड़ी खबर, हर साल 4 लाख की फेलोशिप दी जाएगी, यानी ये बड़ी रकम होगी। और ये सब कुछ ट्रस्ट के जरिए दिया जाएगा। ये फेलोशिप की रकम ट्रस्ट के जरिए दी जाएगी। वेलफेयर, खिलाड़ी वेलफेयर ट्रस्ट का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। सीनियर, जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों को इस ट्रस्ट के जरिए हर वर्ष फेलोशिप मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि वो ठीक से परफॉर्म कर सकें और बड़े आयोजनों के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। बलिया से आई खबर पर सबसे पहले बात करते हैं। शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई है वहां से। जिला अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए गए। इमरजेंसी वार्ड की बत्ती गुल थी और टॉर्च की रोशनी में वहां पर इलाज हुआ। जिला अस्पताल में यह सब कुछ हुआ और इसका वीडियो हो गया है वायरल। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भले ही लाख दावे कर रही, मगर जमीन की हकीकत बिल्कुल उलट दिखती है, कुछ और दिखाई देती है। यूपी के बलिया के जिला अस्पताल में बिजली चले जाने के बाद अस्पताल के इमरजेंसी में टॉर्च की रोशनी के सहारे मरीज को टांका लगाया जा रहा था। ये अपने आप में सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। ये देखिए आप, ये सरकारी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, क्या आप यकीन करेंगे? और बलिया जिले का सरकारी अस्पताल है ये। रोशनी चली गई बिजली की, उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए टॉर्च की रोशनी का सहारा लिया और टॉर्च की रोशनी में ही इलाज किया और टांका लगा दिया मरीज को। स्वास्थ्य विभाग का यह हाल, जिला अस्पताल का यह हाल, अंदाजा लगाइए आप कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कहां खड़ी है और सरकारी दावे की सच्चाई कितनी है। टॉर्च की रोशनी में देखिए कैसे टांका लगाया जा रहा है। इसका सुखद पहलू, इसका पॉजिटिव साइड इस घटना का यह है कि इस रोशनी के न होने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने अपना काम जरूरी समझा। लेकिन ये रोशनी थी क्यों नहीं बिजली की? वहां पर जनरेटर का इंतजाम क्यों नहीं था? इमरजेंसी वार्ड की बत्ती इतनी देर तक गुल क्यों रही, जिसकी मजबूरी में डॉक्टर्स को यह करना पड़ा? सवाल ये भी है। बलिया के जिला अस्पताल की यह तस्वीर। अजय भारती हमारे संवाददाता बलिया से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय, ये हुआ क्यों? जी, आपको बता दूं कि ये
जो बलिया में अनुरक्षण के कार्य के लिए बिजली कटनी थी, इसकी घोषणा जो है पावर कॉर्पोरेशन ने किया हुआ था जी। अचानक उस समय बिजली जब कट गई तो वहाँ जिला अस्पताल में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी बिजली की, लिहाजा टार्च की रोशनी में ही टाके लगाए जा रहे थे और सारे काम किए जा रहे थे जिला अस्पताल में। जबकि जिला अस्पताल बलिया का वो सर है जहाँ दूर दूर से मरीज आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं पाई गई कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो मरीजों को या जो भी इलाज कर रहे हैं डॉक्टर उनको रोशनी दी जा सके। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अजय भारती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।